जय हिंद साथियों। और कैसे आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। हमने पिछली 2 क्लासों में डिस्कस किया था संविधान के भाग 2 से संबंधित नागरिकता के बारे में, कि हमें नागरिकता किससे मिलती है और उस नागरिकता मिलने के लिए कौन कौन सी विधियाँ आई थी, कब आई थी। फिर हम आज डिस्कस करते हैं संविधान के भाग 3 के बारे में। भाग 3 का नाम है हमारा मूल अधिकार। भाग 3 है मूल अधिकार। मूल अधिकार, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। हमें मूल अधिकार पढ़ने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि मूल अधिकार क्या है और नागरिकता क्या थी। जो नागरिकता थी वो हमें 18 साल के बाद मिलती थी, लेकिन जो हमारे मूल अधिकार हैं वो हमें जन्म के बाद मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मूल अधिकार का दूसरा नाम क्या है। मूल अधिकार का दूसरा नाम है नैसर्गिक अधिकार। क्या नाम है इसका? इसको हम कहते हैं दूसरा नैसर्गिक अधिकार। अधिकार, ठीक है। इसे एक और नाम भी कहते हैं, जिसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, और इसे कहाँ के संविधान से लिया गया था? हमारे संविधान में इसे लिया गया था यूएसए के संविधान से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हम मूल अधिकार हैं, हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार थे और अब वर्तमान में कितने हैं। देखो, जो संविधान में मूल अधिकार थे वो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत एक मूल अधिकार, जिसे हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार, उसे कानून का अधिकार बना दिया गया है और उसे निकाल कर हर अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है। अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है। अब वर्तमान में जो हमारे मूल अधिकार हैं वो 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, जिसे 14 से लेकर के 35 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12, देखो, अनुच्छेद 12 में है परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? परिभाषा का क्या है? परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि जो हमें मूल अधिकार हैं वो हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता देते हैं, जो हमें घूमने की स्वतंत्रता और हमें बोलने की स्वतंत्रता देते हैं। उसके साथ साथ हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के हमें अधिकार भी देते हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाने का अधिकार देते हैं। मतलब हमें हर जगह जाने की स्वतंत्रता देते हैं। हम कहीं भी विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन किसके अकॉर्डिंग हमें अधिकार है। ठीक है, और हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। छुआछूत का अंत, छुआछूत का भेदभाव समाप्त किस में है? हमारी परिभाषा में इसका अंत किया गया है। और फिर जाति, धर्म, लिंग इत्यादि पर सभी का भेदभाव करना, सभी पर भेदभाव नहीं करना, ये सब हमारी परिभाषा से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 में लिखा है अल्पीकरण। अल्पीकरण, इसे संविधान का लगाम भी कहते हैं। संविधान का लगाम, देखो समझो, ये समझो कि अल्पीकरण क्या है और संविधान का लगाम क्यों कहते हैं। अनुच्छेद 13, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उससे पहले बहुत सारे कानून बने थे ब्रिटिश काल के। जो कानून बने थे, जैसे आईपीसी की जितनी धारा है वो सभी की सभी धारा 1865 में ली गई थी। उन जो कानून बने थे वो कानून अब भी लागू हैं। यदि उन कानूनों से हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उन्हें हम आर्टिकल 13 कहता है कि उन पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है, उन पर रोक लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 से जो 18 तक का वर्णन है वो हमारे है मूल अधिकार 1 में है। ठीक है,
हमारे वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार। लेकिन हम आज चर्चा करते हैं मूल अधिकार नंबर 1 की, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। कौन सा मूल अधिकार 1 था? इसका नाम है समता एवं समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया। अनुच्छेद 12 में परिभाषा के बारे में हमने बता दिया कि परिभाषा में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 13 में हम बता दें कि अल्पीकरण का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं मूल अधिकार नंबर 1, समता एवं समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार क्या है? समता एवं समानता का अधिकार सभी के लिए समान अधिकार की बात करता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14, ठीक है, देखो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, इसे यूके यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समान, कानून के लिए जो है वो सभी समान हैं। विधि के समक्ष, विधि का मतलब होता है कानून, कानून के लिए जो है वो सभी, कानून के लिए जो है सभी इंसान एक समान है। कानून के लिए जो सभी इंसान क्या है? एक समान है, ना कि कोई छोटा ना कोई बड़ा। इसमें फिर एक शब्द जोड़ा गया था, कानून के समान कानून के समान संरक्षण। संरक्षण, जो कानून के समान संरक्षण जो व्यवस्था थी, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया था। इसे क्यों लिया गया था? इसे इसलिए लिया गया था क्योंकि ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो कानून के लिए जो इंसान है वो सभी को एक समान है, कानून जो है सभी को एक समान है। लेकिन ये कहता है कि यदि कानून तो सभी के लिए एक समान है, लेकिन इसमें जज ही भेदभाव करने लगे, जज ही इसमें भेदभाव करने लगे, जज ये कहे कि भैया अमीर का जो केस है वो सबसे पहले सुना जाएगा और जो गरीब है, नॉर्मल व्यक्ति है, उसके लिए बात को सुना जाएगा। लेकिन इसी बात के लिए, इसी से संबंधित के लिए एक लेकर आए थे कानून के समान संरक्षण। इसमें यह कहा गया है कि जो कानून है वो सभी के लिए एक समान है, ना कि किसी को कम समझाए, ना कि किसी को ज़्यादा। ये सभी के लिए एक समान की बात करता है। इसमें अमीरी और गरीबी की कोई बात नहीं करता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्मजात पर भेदभाव नहीं करना। देखो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति ही, धर्म, लिंग और जन्मजात पर भेदभाव नहीं करना। कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति की क्या है, संविधान क्या कहता है? संविधान में हमारा यह लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति को अपना सकता है, किसी भी जाति को अपना सकता है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है, चाहे वे सिख में अपना सकता है, चाहे बौद्ध अपना सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, किसी भी धर्म को मान सकता है। ये कौन कहता है? हमारा संविधान कहता है। संविधान में कौन सा आर्टिकल कहता है? संविधान में आर्टिकल कहता है 15। ठीक है, फिर कहता है जन्मजात। जन्मजात में मतलब क्या होता है? जन्मजात का मतलब ये होता है कि आपका जन्म यदि उत्तर प्रदेश में हुआ हो और यदि आप दूसरे स्टेट में जाते हो तो आप पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप पर ये नहीं है कि आप यहाँ से दूसरी स्टेट में गए कि आप दूसरे स्टेट के लोग कहेंगे भी ये उत्तर प्रदेश का, इससे दूर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं लिंग। लिंग पर यह कहता है कि महिला और पुरुष इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाए कि वो महिला है, वो पुरुष है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कोई व्यक्ति किसी जाति को अपना सकता है, कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है, कोई व्यक्ति ही यदि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ हो तो वह दूसरी स्टेट में जा सकता है, लेकिन उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेल और फीमेल दोनों में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद
16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 16 कहता है, 16 कहता है लोक नियोजन, नियोजन, लोक नियोजन में समानता। ठीक है, देखो समझो इसका मतलब क्या होता है। अनुच्छेद 16 में लोक का मतलब होता है सरकारी, और नियोजन का मतलब होता है नौकरी में समानता। कैसे याद करेंगे इसे हम? इसे देखो, लोक का मतलब सरकारी, नियोजन का मतलब नौकरी में समानता। सरकारी नौकरी में समानता सभी के लिए क्या है? सरकारी नौकरी में समानता। लेकिन इसमें एक पोजीशन रखी कि इसमें ये बताया गया कि ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ही पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे पढ़े लिखे की समान नौकरी दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर इसमें एक बात की गई थी कि जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST OBC के जो व्यक्ति हैं उनके लिए आरक्षण की बात की गई थी। लेकिन जो आरक्षण दिया गया था वो हमारे लिए, जो आरक्षण दिया गया था SC ST OBC के लिए, वो 2 आधार पर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए आरक्षण दिया जाएगा वो 2 आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर दिया जाता है? एक तो जाति के आधार पर और एक भाषा के आधार पर। क्या हमको आरक्षण धर्म के आधार पर मिलता है? ये बताओ। हमें आरक्षण जो है धर्म के आधार पर नहीं मिलता है। हमें जो आरक्षण मिलता है वो मिलता है जाति के आधार पर। ST का व्यक्ति होगा तो उसे ST का आरक्षण दिया जाएगा, SC होगा तो उसे SC का आरक्षण के हिसाब से दिया जाएगा, और OBC है तो उसे OBC के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। और अब बात करते हैं कि भाषा के आधार पर हमें आरक्षण कैसे मिलता है। देखो, भाषा के आधार पर आरक्षण कैसे मिलता है? यदि कोई व्यक्ति कोई एक भाषा के बारे में अच्छा जानता है तो उससे संबंधित कुछ वैकेंसी निकलती हैं, तो वो क्या होगा? वो एक हिसाब से आरक्षण हो गया। अब ये आपको आर्टिकल 16 समझ में आ गया। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी में सभी के लिए समानता है। फिर उसमें क्या है? इसमें कुछ जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके आरक्षण की बात की गई थी। आरक्षण किसके आधार पर मिलता है? आरक्षण 2 आधार पर मिलता है, एक जाति और एक भाषा के आधार पर। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब समझो कि आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब यह है कि छुआछूत का अंत होना, यानी कोई भी व्यक्ति ही पर किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले क्या था? संविधान लागू होने से पहले, जो हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले यह था, कोई व्यक्ति दलित के हाथ का पानी नहीं पीता था, उसके पास नहीं बैठता था, ऐसी बहुत कंडीशन थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ है तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसमें ये कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत। इसमें सीधा सीधा यह है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 देखो, अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। देखो, उपाधियों का अंत, कुछ उपाधि हैं जिन्हें हम रख सकते हैं। उपाधियों का अंत का मतलब होता है कि आप ये नहीं कि सारी की सारी उपाधि रख सकते हैं अपने नाम के पीछे, जो चाहे 16 आसन अपने नाम के आगे जो 16 आसन नहीं है। लेकिन कुछ उपाधि हैं जिन्हें हम रख सकते हैं, जैसे सुरक्षा से संबंधित जितने भी आते हैं, फौजी है, ये फौजी अपनी उपाधि रख सकता है। भारत रत्न जिसे मिल गया वो अपनी उपाधि रख सकता है। पद्म विभूषण एक उपाधि रख सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि रखना चाहता है, उसे विदेश से कोई उपाधि मिली है, तो उसे क्या है? सबसे पहले उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेने पड़ेगी कि मैं विदेशी उपाधि रख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, इसमें किसकी बात की गई है? इसमें की गई है हमारी कुछ उपाधियों का अंत। लेकिन कुछ उपाधि हैं जिन्हें हम रख सकते हैं। कौन कौन सी? जैसे सुरक्षा, ठीक है, भारत रत्न, भारत रत्न, और कौन सी? एक पद्म विभूषण। ठीक है, लेकिन विदेशी जो हमारी उपाधि है उसे रखने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 12 से लेकर के 18 तक। लेकिन इसमें जो मूल अधिकार हमारा जो है वो एक कौन सा है? समता एवं समानता का अधिकार। कहाँ से? 14 से लेकर के 18 तक। अब समझिए
कि हमने आपको क्या बताया, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 कहता है परिभाषा। परिभाषा में क्या है कि हमें ये कहता है कि हमें चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं, इस प्रकार की स्वतंत्रता देता है हमें, ठीक है। अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब यह है कि संविधान लागू होने से पहले और संविधान लागू होने के बाद यदि ऐसा कोई कानून जो हमारे मूल अधिकारों को हनन करता है तो उसे आर्टिकल 13 के माध्यम से रोक लगा सकता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के लिए जो है सभी एक समान है। इसे कहाँ से लिया गया था, इसे लिया गया था हमारे ब्रिटेन से। फिर हम बात करते हैं कि ही कानून की समान संरक्षण, एक शब्द जोड़ा गया था, इसे कहाँ से लिया गया था, इसे लिया गया था यूएसए से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो कानून के लिए जो है वो सभी एक समान है, कानून के लिए जो है सभी को एक समान है। ये नहीं है कि इस पर अमीरी और गरीबी पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 17 क्या कहता है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग इत्यादि पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता मतलब सरकारी नौकरी में समानता, ठीक है। फिर इसमें हमें एक आरक्षण जोड़ा गया था SC ST OBC सम्बन्धित, जो हमें किस आधार पर मिलता है, 2 आधार पर मिलता है, जाति और भाषा के आधार पर। फिर हमने अनुच्छेद 16 के बाद हमने पढ़ा था अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है कि छुआछूत का समाप्त होना। फिर हमने अनुच्छेद 18 पढ़ा था। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत होना, लेकिन कुछ उपाधि रख सकते हैं जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण। और विदेशी उपाधि रखने के लिए हमें किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, ही राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया था कि क्या क्या होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।